हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट आंसर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, एकत्रित मतदान पद्धति और सीमित मतदान प्रणाली से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न कह रहा है जो एकत्रित मतदान पद्धति है और जो सीमित मतदान प्रणाली है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको एकत्रित मतदान पद्धति के बारे में बताना है और सीमित मतदान प्रणाली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वाचन की पद्धतियों अथवा प्रणालियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्वाचन की पद्धति है अथवा जो उसकी प्रणाली है, यहाँ पे आपको निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताना है अथवा उसके प्रणाली पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा या उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनमत है अथवा जो लोकमत है, यहाँ पे आपको जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा लिखना है या फिर उसकी अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक दल की परिभाषा अथवा उसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक दल है, यहाँ पे आपको राजनीतिक दल की परिभाषा लिखना है अथवा उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लिखित निर्मित और कठोर संविधान है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको लिखित निर्मित और कठोर संविधान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल कार्यपालिका से अब क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एकल कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको एकल कार्यपालिका के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक शासन की विशेषताओं अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक शासन है, यहाँ पे आपको एकात्मक शासन की विशेषता बताना है अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय शासन के दोष अथवा उसके हानियों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय शासन के दोष है अथवा उसके जो हानि है, यहाँ पे आपको संसदीय शासन के दोष बताना है अथवा उसके हानियों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद की अवधारणा क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि नारीवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको नारीवाद की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समाजवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य का वर्गीकरण अथवा उसका भेद कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कर्तव्य है, यहाँ पे आपको कर्तव्य का वर्गीकरण करना है अथवा उसका भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता की विशेषताओं अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समानता की विशेषता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समानता की विशेषता बताना है अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड के सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून के आधारभूत तत्व अथवा लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो कानून के आधारभूत तत्व हैं अथवा उसके जो लक्षण हैं, यहाँ पे आपको कानून के आधारभूत तत्वों के बारे में बताना है अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसके तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो गार्नर है, यहाँ पे आपको गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिकारवाद से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सर्वाधिकारवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श संविधान के लक्षणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श संविधान है, यहाँ पे आपको आदर्श संविधान के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर और लचीले संविधान में भेद स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कठोर और लचीले संविधान, इन दोनों में क्या भेद है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको कठोर और लचीले संविधान में भेद स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायपालिका के कार्य हैं,
यहाँ पे आपको न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यपालिका के प्रकार बताइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, यहाँ पे आपको कार्यपालिका के प्रकार बताना है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवस्थापिका है, यहाँ पे आपको व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातीय राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको जातीय राष्ट्रवाद के बारे में बताना है या फिर निर्जातीयतावाद की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवाद क्या है। उदारवाद का अर्थ और अवधारणा समझाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवाद क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले उदारवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उदारवाद का अर्थ बताना है और उसकी अवधारणा को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विकास है, यहाँ पे आपको राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार एवं कर्तव्य है, यहाँ पे आपको अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभाव की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शक्ति और उसके बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रभाव है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रभाव की अवधारणा बताना है और प्रभाव की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शक्ति के बारे में बताना है और उसके बीच के अंतर पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के अनिवार्य कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है, यहाँ पे आपको उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताएं बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत राजनीति शास्त्र है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषता बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान के संबंध तथा अंतर पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या करना है, राजनीति विज्ञान के संबंध के बारे में बताना है और उसके अंतर पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, व्यवहारवाद की विशेषताओं मान्यताओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यवहारवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में बताना है और उसके मान्यताओं की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विवेचन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आदर्शवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के संबंध में समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के संबंध में समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑस्टिन है, यहाँ पे आपको ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अर्थ एवं प्रकार बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या प्रकार है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता का अर्थ बताना है और स्वतंत्रता कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के प्रकार भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकार का अर्थ बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अराजकतावाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अराजकतावाद के बारे में बताना है, उसका अर्थ बताना है और अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नारीवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नारीवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको नारीवाद की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।